नमस्कार, मैं डॉक्टर नागरत्ना गणवीर। तो नेतृत्व में हमने फर्स्ट पार्ट में नेतृत्व की परिभाषाएं, विशेषताएं, कार्य, शैली, तकनीकी गुण, ये सारा पढ़ चुका है। आज मैं आप लोगों को नेतृत्व की विचारधाराएं बताऊंगी। बच्चों, आप लोग नोटबुक निकालिए, नोट करिए। मैं बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेतृत्व की विचारधाराएं। ये नेतृत्व की विचारधाराएं हैं। फर्स्ट है महान व्यक्ति दृष्टिकोण, द ग्रेट मेन अप्रोचेस। सेकंड है गुण दृष्टिकोण, द ट्रेड अप्रोचेस। थर्ड है परिस्थिति दृष्टिकोण, द सिचुएशन अप्रोचेस। व्यवहारवादी दृष्टिकोण, द बिहेवियरल अप्रोचेस। आकस्मिकता अथवा प्रासंगिकता का दृष्टिकोण, द कंटिजेंसी अप्रोचेस। पथ लक्ष्य विचारधारा, गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। जीवन चक्र दृष्टिकोण, लाइफ साइकिल अप्रोचेस। ये 7 दृष्टिकोणों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि महान व्यक्ति दृष्टिकोण। पहले मैं बता दूं आप लोगों को, ये विचारधारा, दृष्टिकोण, इसी को भी उपागम कहा जाता है। इसको अप्रोचेस कहा जाता है, पद्धति भी कहा जा सकता है। तो महान व्यक्ति दृष्टिकोण के अनुसार हम देखते हैं कि नेता जो है वह जन्मजात पैदा होता है और नेता नेता होता है। अ लीडर इज लीडर। जो महान व्यक्ति होता है वह हर तरह योग्य होता है। वह जन्मजात योग्य होता है, जैसे महात्मा गांधी है, माओ त्से-तुंग है, अब्दुल कलाम है, डॉक्टर अंबेडकर है, सिकंदर है, और भारत में तो कितने महान महान लोग जन्म लिए हैं। और इन लोग जन्मजात, इनमें दैवी शक्ति होती है और इनमें दैवी शक्ति और दैवी हम कह सकते हैं कि इनको वरदान मिला होता है। दिव्य गुण इनमें इनको प्राप्त होते हैं। नेता बनने, अपने अनुयायियों को ये प्रभावित करने तथा सफलता पाने हेतु जन्मजात इनमें नेतृत्व कौशल होता है। इस विचारधारा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को नेतृत्व करने प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता। अर्थात जन्मजात दृष्टिकोण नेतृत्व के समर्थक ये कहते हैं कि व्यक्ति को जन्म से ही नेतृत्व का गुण प्राप्त होता है और उन लोग बहुत हर परिस्थिति में उन लोग लीडरशिप कर सकते हैं। सेकंड दृष्टिकोण है गुण दृष्टिकोण। गुण दृष्टिकोण के समर्थक ये कहते हैं कि व्यक्ति में कुछ गुण होते हैं और उसके कारण वो बहुत अच्छा लीडरशिप करता है। इसमें वो कहते हैं कि कुछ गुण लेके गुण होते हैं व्यक्ति में, जिसके आधार पर व्यक्ति लीडरशिप करता है। गुण दृष्टिकोण में न केवल अधिकारी नेता के व्यक्तिगत गुणों का विश्लेषण करता है, बल्कि नेतृत्व की सफलता का श्रेय उसके गुणों के साथ स्थापित करने का प्रयास करते हैं लोग। जैसे उदाहरण के लिए कोई स्वीप का नोडल अधिकारी है, उसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा प्रचार प्रसार किया, तो लोग वो कहेंगे कि नहीं, वो तो हर काम में परफेक्ट है और उसको हर जगह प्राइज भी मिलता है। तो इस तरह गुणों के आधार पे व्यक्ति लीडरशिप करता है। इसी तरह से अपन देखते हैं ऐसे नेताओं के गुणों विशेषताओं का लोग संकलन करते हैं। वो तो अपने आप को बिल्कुल सामान्य आदमी समझते हैं। नेतृत्व के विश्लेषण का उद्देश्य व्यक्ति की बौद्धिक है, शारीरिक है, मानसिक, भावनात्मक व्यवहार कुशलता का विश्लेषण करना होता है और जो एक प्रभावी नेता में अत्यंत ही आवश्यक होता है। नेता
के गुणों की जो सूची है, ये सूची बनाई गई कि किसी ने कहा कि 5 से 6 गुण होना एक नेता के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। किसी ने कहा कि नहीं, 20 गुण होना, 20 गुणों को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। नेतृत्व के 3 सामान्य गुण निर्विवाद रूप से माने जाते हैं। फर्स्ट है बुद्धिमत्ता होना चाहिए। सेकंड है संचार चातुर्य उसमें होना चाहिए, कैसे कम्युनिकेट करता है वो। और समूह लक्ष्य की मूल्यांकन योग्यता, वो अपने समूह का किस तरह से मूल्यांकन करता है, वो उसमें योग्यता होना चाहिए। तो बुद्धिमत्ता होना चाहिए, संचार कम्युनिकेशन उसमें होना चाहिए, और समूह के लक्ष्य का मूल्यांकन करने वाला होना चाहिए कि किस तरह से कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कर रहा है, उसको फट से पकड़े, उसको काम बताए, तो कोई भी काम बहुत आसानी से हो जाता है। स्टोर्ड गिल के द्वारा नेतृत्व के गुणों का इस प्रकार वर्गीकरण किया गया। स्टोर्ड गिल कहता है कि नेतृत्व में कुछ महत्वपूर्ण गुण होते हैं, जैसे शारीरिक गुण, जैसे लंबाई है, स्वास्थ्य है, हष्ट पुष्ट, रंग रूप अच्छा है इत्यादि। सेकंड वो कहता है, स्टोर्ड गिल कहता है कि बुद्धि की योग्यता और गुण, उस कोई भी बात को बहुत जल्दी समझ जाता है, विचार करने की ताकत होती है उसमें, और कोई भी कार्यक्रम है, कोई प्रोग्राम है, तो वो बहुत अच्छे ढंग से करता है अपनी योग्यता के आधार पे। थर्ड है व्यक्तिजन गुण, जैसे जो अच्छा लीडर होता है, जो गुणी होता है, वो कैसा होता है, उसमें उदारता होती है, आत्मविश्वास रहता है। इसी तरह से फोर्थ नंबर है कार्य से संबंधित गुण, उसको उपलब्धि प्राप्त होती है, उद्यमशील रहता है, पहल करने वाला होता है, वो प्रबलपन उसमें होता है, और प्रबल इच्छा शक्ति होती कि नहीं, मैं ये काम करके रहूंगा। विद्यार्थियों, आप भी चाहो तो बहुत आगे बढ़ सकते हो जीवन में। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और इच्छा शक्ति हमें बहुत आगे लेके जाती है। फिफ्थ नंबर है सामाजिक गुण, सहकारिता, पर्यवेक्षकीय योग्यता और व्यक्तिगत कौशल। ये नेता के गुण होते हैं, और इन गुणों के आधार पर कोई भी नेता जो है बहुत अच्छा वो नाम कमा सकता है, देश का विकास कर सकता है, लोगों का हित कर सकता है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका हम नाम ले सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस है, और अरविंद घोष, तमाम सारे लोग हैं भारत में, महान लोग, जिनके कारण आज हमारा देश इतना अच्छा है और हमको भारत पर गर्व है। थर्ड नंबर है पारिस्थितिक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण का विकास स्टोर्ड गिल एवं उनके सहयोगियों ने किया। इस विचारधारा के अनुसार नेतृत्व की सफलता उस परिस्थिति पर निर्भर करती है जिसमें कोई भी नेता कार्य करता है। इसमें नेता की सफलता के लिए परिस्थिति का विश्लेषण महत्वपूर्ण होता है। एक सफल नेता अपने व्यवहार में एकता बना के रखता है। व्यवहार में क्या कहना चाहिए, एक सा नहीं रहता, बल्कि जैसे सिचुएशन आता है उसके अनुसार वह फटाफट डिसीजन लेता है। वह आकस्मिकता का मत होता है, जो अनुयायियों पर केंद्रित होता है। यह अनुयायियों की परिपक्वता पर निर्भर करता है। इसमें कार्मिकों के कार्य में परिपक्वता बढ़ाने के साथ साथ नेतृत्व पद्धति में बदलाव भी किया जाता है। तो इस तरह का नेता परिस्थितियों के अनुसार अपने डिसीजन देता है और वो सक्सेस भी होता है। फोर्थ नंबर है व्यवहार दृष्टिकोण, बिहेवियरल अप्रोचेस। इस प्रकार का नेता व्यक्तिगत गुणों की अपेक्षा व्यवहार पर अधिक जोर देता है। इस दृष्टिकोण में अधिकारियों द्वारा नियोजन, अभिप्रेरण, संचार में लगाए जाने वाला समय और विधि का अध्ययन शामिल होता है। नेतृत्व की सफलता में नेतृत्व की जो सफलता है, बहुत कुछ हम देखते हैं व्यवहार पर डिपेंड करती है। हमने थोड़े से के लिए किसी को डांट दिया, थोड़ी सी गलती पर किसी को पेमेंट काट दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा कहेगा तो वो काम नहीं होता। तो
अरे यार, इसको और अच्छे से कर सकते हैं आप में बहुत काबिलियत है, इस तरह का जब हम प्रेरणा देते हैं तो काम बहुत अच्छे से होता है। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण वाला जो नेता होता है, नेता की सफलता नेता के व्यवहार पर निर्भर करती है। अर्थात किसी नेता की सफलता का मूल्यांकन उसके व्यवहार के द्वारा किया जा सकता है। व्यवहारवाद के अध्ययन के बाद मिचिगन अध्ययनकर्ताओं ने भी 2 प्रकार के नेतृत्व की शैलियां बताई। फर्स्ट है कर्मचारी केंद्रित नेतृत्व और दूसरा है उत्पादन केंद्रित नेतृत्व। कर्मचारी केंद्रित जो नेतृत्व होता है वो कर्मचारियों पर ध्यान देता है। मेरे कर्मचारी बिल्कुल सेफ रहना चाहिए, काम तो इन लोग अच्छा ही करेंगे, इतना वो विश्वास दिलाता है। आप बिल्कुल सेफ्टी का ध्यान रखिए, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उसके बाद काम तो होगा ही और आप लोग बहुत अच्छा काम करोगी, ये मैं जानता हूं। इस तरह का वो लोग अपने कर्मचारियों के साथ बिहेव करता है। दूसरा जो होता है उत्पादन केंद्रित नेतृत्व। उत्पादन केंद्रित नेतृत्व वाला जो नेता होता है वो उत्पादन पर ज्यादा ध्यान देता है। आपको क्या लग रहा है, आपकी तबीयत खराब है या जो भी है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, इतना काम होना चाहिए, इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, इस तरह का उसका विचार रहता है। और उत्पादन को जरूरत से ज्यादा महत्व देता है, चाहे किसी की तबीयत खराब हो, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम हो। और इस तरह से अपन देखते हैं कि इस तरह का जो नेता होता है वो कठोर अनुशासन वाला होता है। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी ने नेतृत्व के 2 प्रकार बताए, संरचनात्मक पहल करने वाला नेता और दूसरा अंतः संबंध स्थापित करने वाला नेता। संरचना के निर्माण में रुचि रखता है, संरचनात्मक तरीके का जो नेता होता है वो संरचना के निर्माण में रुचि रखता है। अधीनस्थों में कार्य विभाजन इस प्रकार करता है कि उसकी लक्ष्यों की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाए। सेकंड है अंतः संबंध स्थापित करने वाला जो नेता होता है वह अपने अधीनस्थों से मधुर संबंध रखता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, उनका सम्मान करता है और हर काम को वो सोचता है कि यार अच्छे संबंध रखने से क्या होता है, काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझता है। 5th नंबर अपन देखते हैं आकस्मिकता अथवा प्रासंगिकता का सिद्धांत, द कंटिंजेंसी अप्रोचेस। फिडलर यहां पर कहता है कि नेतृत्व की सफलता कार्य प्रणाली तथा परिस्थितियों के बीच तालमेल पर निर्भर करती है। प्रभावी नेतृत्व की योग्यता उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यदि नेता संगठन की कार्य क्षमता, समूह भावना, कर्तव्य निष्ठता, उत्तरदायित्व का निर्वहन आदि का सही अनुमान लगाने वाला है तो कोई भी हम देखते हैं कठिन से कठिन काम भी बहुत आसानी से हो सकता है, बहुत अच्छे से होता है। यहां पर फिडलर कहता है व्यक्तित्व और परिस्थिति के तालमेल पर ही नेतृत्व की प्रभावशालीता निर्भर करती है। महत्वपूर्ण परिस्थिति मूलक तत्व इस प्रकार हैं। नेता का अपने अधीनस्थों से संबंध कैसा है, नेता की औपचारिक सत्ता, कार्य संरचना की मात्रा। परिस्थिति मूलक तत्वों को उस सीमा तक अनुकूल माना जा सकता है जहां तक कि फर्स्ट नंबर है नेता समूह के सदस्यों से समर्थन प्राप्त करता है। सेकंड है वह अपनी पदगत सत्ता का उपयोग कर अपनी बात मनवा सकता है। थर्ड है जिस सीमा तक कार्य स्पष्ट है उसे नियंत्रण और मूल्यांकित किया जा सकता है। फिडलर ने ओहियो स्टेट नेतृत्व अध्ययन में नेतृत्व के कुछ प्रकार बताए। ये बहुत ही सरल चैप्टर है, बहुत ही व्यवहारिक है, इसको हम बिल्कुल सिंपल शब्दों में भी लिख सकते हैं। फर्स्ट बोलता है ओहियो नेतृत्व अध्ययन में 2 प्रकार बताए गए थे फिडलर ने। फर्स्ट है कार्य अभिमुखीकरण
और दूसरा है मानवीय संबंध। फिडलर कहता है कि इन शैलियों की पहचान करने हेतु कार्य अभिमुखीकरण और मानवीय संबंध की पहचान करने के लिए 2 पैमानों का प्रयोग किया जाता है। पहला है न्यूनतम वरीयता वाले सह कामगार पैमाना और दूसरा है विलोमों के बीच कल्पित समरूपता का पैमाना। ये जो दोनों पैमाने होते हैं ये उच्च स्तरीय रूप से सहसंबंधित होते हैं और इन्हें आपस में बदल सकते हैं। न्यूनतम वरीयता वाला पैमाना जो होता है LPC, इसको कहा जाता है लिस्ट प्रिपेयर्ड कोवर्क। यह माप दर्शाता है कि नेता किस सीमा तक कमजोर सहकर्मियों को भी अनुकूल देखता है, कमजोर से कमजोर लोगों को भी अपनी प्रेरणा से कि यार आप तो बहुत शानदार काम कर सकते हैं, आप ये करके तो देखो, आप उन सबसे अच्छा करोगे। इस तरह का जो प्रेरणा देने वाला लीडर है तो काम आप देखोगे कमजोर से कमजोर लोग भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ये बिल्कुल हमारा ये अनुभव भी बताता है। तो ऐसा नेता उच्च स्तर का नेता होता है LPC नेता, और जो अपने अधीनस्थों को प्रतिकूल दृष्टिकोण से देखता है कि तुम्हें तो ये नहीं आता, तुमको वो नहीं आता है, तुम क्या करोगे, इस तरह का कहने वाला जो नेता होता है वो निम्न स्तर की सोच वाला होता है, निम्न स्तर की LPC वाला होता है। सेकंड नंबर है विलोमों के बीच कल्पित समरूपता, AS वो कहा जाता है assumed similarity between अपोजिटर कहा जाता है AS वो। इस तरह का नेता होता है, यह दर्शाता है कि नेता किस सीमा तक अपने सर्वाधिक और न्यूनतम वरीयता वाले सह कामगारों को बहुत समानता से देखता है। जो नेता सबको समान रूप से देखता है, महत्व देता है उनको, वह अधीनस्थों को वरीयता देने में भेदभाव बिल्कुल ही नहीं करता है कि भाई हम सब बराबर हैं, इस तरह का कहता है हम सब बराबर हैं और यार हम लोग भी ऐसे ही करते थे, इस तरह का वो प्रोत्साहन देता है। नेतृत्व की परिस्थिति में 3 आयामों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि नेता समूह का संबंध श्रेष्ठ या निकृष्ट है। नेता की पदगत शक्ति सुदृढ़ या कमजोर हो सकती है, कार्य संरचना बहुत अधिक संरचित या कम संरचित हो सकती है। फिडलर के शोध अध्ययन में कई निष्कर्ष निकलते हैं। पहला है कार्य अभिमुखी नेता अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थिति में भी सफल और प्रभावी होता है, कार्य अभिमुखी जो नेता होता है। सेकंड नंबर है संबंध का कर्मचारी या अभिमुखी नेता। इस तरह का नेता होता है, ये सफल और प्रभावी होता है, ये थोड़ा मध्यम श्रेणी का होता है। फिडलर कहता है कि समूह के सदस्यों के कार्य निष्पादन में सुधार और इसे उच्च स्तरीय बनाने के लिए 2 संभावनाओं का उसने उल्लेख किया। पहली संभावना ये होती है कि नेता के व्यक्तित्व को संपादित किया जाए, इसके लिए उचित प्रशिक्षण दिया जाए। अगर नेता बहुत अच्छा काम करना हम चाहते हैं कि नेता बहुत अच्छा काम करे, तो ऐसे सारे नेताओं को क्या करना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात फिडलर कहता है कि दूसरी संभावना यह है कि नेतृत्व जो होता है परिस्थिति को रूपांतरित किया जाए, नेतृत्व की परिस्थिति को रूपांतरित किया जाए, कार्यों को पुनर्संरचना फिर से चालू किया जाए दोबारा से, और उसको सुदृढ़ बनाकर नेता के प्रति सदस्यों को अनुकूल भी बनाया जा सकता है। फिडलर यहाँ पर कहता है कि नेतृत्व की प्रभावशीलता सिर्फ नेता की विशेषताओं या परिस्थितियों की विशेषताओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि दोनों के बीच के अंतःक्रियाओं का परिणाम भी होती है। कार्य अभिमुखीकरण
निरंकुश नेता की बहुत आलोचना भी की जाती है, किंतु इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ परिस्थितियों में उनकी आवश्यकता होती है और वे अधिक अच्छा परिणाम भी देते हैं। इस तरह के जो नेता होते हैं, फिडलर का जो के नेतृत्व की जो विचारधारा है, इसकी कई आलोचना की गई। पहली आलोचना ये की गई कि फिडलर ने नेतृत्व एलपीसी लिस्ट प्रेफर्ड कोवर्क प्राप्तांक और निष्पादन के का उसने व्याख्यान ही नहीं किया। दूसरी बात, एलपीसी मापन की भी समस्या है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एलपीसी न्यूनतम वरीयता वाले सहकर्मी का पैमाना जो होता है, इसमें व्यवहार को कौन कौन से पक्षों को माना जाए, नेतृत्वकर्ता के या लीडर के कौन कौन से पक्षों को माना जाए, ये स्पष्ट नहीं है। इन आलोचनाओं के बाद भी हम देखते हैं कि फिडलर की विचारधारा का बहुत महत्व है, क्योंकि उसकी मान्यता थी कि प्रभावी नेतृत्व शैली परिस्थिति पर ही निर्भर करती है। वे नेतृत्वकर्ताओं के मार्गदर्शन देते हैं कि वे अपनी परिस्थिति, कर्मचारी, कार्य, संगठन, परीक्षण के कार्य, नेतृत्व शैली की लोचशीलता, सब का ध्यान रखें और काम बहुत अच्छे ढंग से करें तो बहुत अच्छा होता है। 6 नंबर है पथ लक्ष्य विचारधारा। इस विचारधारा के प्रतिपादक थे हाउस और मिचेल द्वारा ये विचारधारा विकसित की गई थी। और ये विचारधारा ओहियो स्टेट नेतृत्व अध्ययन और अभिप्रेरणा के प्रत्याशा सिद्धांत से भी बहुत ज्यादा प्रेरित थी। इस विचारधारा की मान्यता है कि इसमें अधीनस्थों द्वारा नेता को स्वीकारा जाता है। इसके लक्ष्यों, योजनाओं और नीतियों को पूरा करने कठिन परिश्रम किया जाता है, ताकि नेता मतलब अधीनस्थ जो हैं या अनुयायी जो हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और किसी भी काम में वो सक्सेस हो जाते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं। नेता अपने अधीनस्थों से कार्य लेने में सफल हो जाता है जब अनुयायी बहुत अच्छे हैं। तो कर्मचारियों की आवश्यकता संतुष्टि की ओर भी वह विशेष ध्यान रखता है, उन्हें प्रभावी निष्पादन के लिए तैयार करता है, मार्गदर्शन देता है, प्रेरणा देता है, उनको समर्थन प्रदान करता है और हर परिस्थिति में उनका सहायक होता है। इस विचारधारा के अनुसार नेता की प्रभावशीलता उसकी इन योग्यताओं पर निर्भर करती है। पहला है, कर्मचारी की आवश्यकता की ओर विशेष ध्यान दिया जाए, उनको संतुष्ट किया जाए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाए, उन्हें सहायता दिया जाए, मार्गदर्शन दिया जाए। जब अधीनस्थों की आवश्यकता वह संतुष्ट करता है, तब वे संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में अपनी पूरी क्षमता से काम करेंगे। 7 नंबर है जीवन चक्र दृष्टिकोण। ये हमारा लास्ट दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण के प्रणेता है SK कोरमैन पाल हर्से तथा केनथ ब्लेनकार्ड। इस दृष्टिकोण के समर्थक ये कहते हैं, जीवन चक्र दृष्टिकोण के नेता के गुणों की अपेक्षा अधीनस्थों की महत्ता पर ये बहुत ज्यादा बल देते हैं। इसमें नेतृत्व का सर्वाधिक प्रभावी घटक अनुयायी होता है, क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति में नेता को वे स्वीकार करते हैं, स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। वे ही सामूहिक रूप से नेता की व्यक्तिगत शक्ति का निर्धारण करते हैं। उदाहरण के लिए महाविद्यालय में जब नेक की टीम आती है तो प्राध्यापक लोग अपना दिन रात एक करके हमारे कॉलेज को A ग्रेड मिले, इसकी ओर सारे प्राध्यापकों का ध्यान रहता है और उसके लिए चाहे जो हो जाए वो करते हैं। लेकिन जब A ग्रेड मिल जाता है तब हम देखते हैं सबसे ज्यादा नाम जो होता है महाविद्यालय का नाम होता है, प्रिंसिपल का नाम होता है और उसके बाद प्राध्यापकों का नाम होता है। तो इस तरह से ये कहा जाता है कि यहाँ पर प्रोफेसर हर्से ब्लेनकार्ड ने कई परिस्थित्यात्मक कारण बताए हैं। नेता, अनुयायी, शीर्ष अधिकारी, मुख्य सहयोगी, कार्य की प्रकृति और निर्णय समय, इन सारी चीजों को नेता को ध्यान रखना चाहिए। और उसका कहना है कि किसी भी नेतृत्व स्थिति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक नेता और उसके अनुयायी के बीच का संबंध होता है। सचमुच में हम देखते हैं कि नेता और उसके अनुयायी कितने समर्पित हैं अनुयायी, इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। या किसी भी संगठन में आप देखोगे तो
जो अपना हेड है और उसके अंडर में जितने लोग हैं, उन दोनों का आपस में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी समझदार है, कितना समर्पित है, इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। पारिस्थितिक नेतृत्व के मूलाधार हैं। पाल हर्से ब्लेनकार्ट मानते हैं कि नेता की कौन सी शैली नेतृत्व के लिए उपयुक्त होगी, यह लोगों पर निर्भर करता है। अनुयायियों की तत्परता तय करती है कि नेतृत्व शैली कैसी होनी चाहिए। अनुयायी अथवा समूह की तत्परता इसका सीधा सा कार्य है। कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए कितना तैयार है, कितना तत्पर है, कितना दिलचस्पी लेता है, कितना इंटरेस्ट लेता है। तत्परता में दो महत्वपूर्ण तत्व शामिल होते हैं, योग्यता और सहयोगशीलता। योग्यता में किसी काम को करने के लिए वांछित ज्ञान, अनुभव और कौशल। सहयोगशीलता इच्छा का अर्थ होता है किसी भी काम को कर सकने की प्रति विश्वास, उसे करने के प्रति प्रतिबद्धता, प्रेरणा। तत्परता के भी 4 स्तर होते हैं। तत्परता स्तर 1, इसमें अयोग्य और असहयोगशील व्यक्ति जो होते हैं, ऐसा व्यक्ति अयोग्य होता है और अभी प्रेरणा की इसमें कमी होती है। अयोग्य तथा आशंका युक्त होता है, व्यक्ति अयोग्य है और विश्वास की उसमें कमी है। तत्परता का दूसरा स्तर है अयोग्य किंतु सहयोगशील। अयोग्य है व्यक्ति, कर्मचारी अयोग्य है लेकिन लो न मैं कर दूंगा, आप मुझे बताइए, इस तरह का होता है। अयोग्य किंतु आशंकाग्रस्त, अयोग्य है किंतु नेता के मार्गदर्शन मिलने से वह उस काम को कर लेता है। तत्परता का स्तर 3 देखते हैं कि योग्य किंतु असहयोगशील। इसमें कुछ लोग योग्य होते हैं, हम भी देखते हैं कि कुछ कर्मचारी बहुत योग्य होते हैं, उनको आता है लेकिन जानबूझ के वो घुमाते हैं कि नहीं यार नहीं करना, मुझे तो करना ही नहीं है, पेमेंट ऐसे ही मिल रहा है, नहीं पढ़ाऊं तो क्या होता है, ये नहीं करूं तो क्या होता है, सफाई नहीं करूं तो क्या होता है, इस तरह का होता है। तत्परता का संचार का जो चौथा स्तर होता है, इसमें जो व्यक्ति होता है वह योग्य और सहयोगशील होता है, हर काम को बहुत अच्छे से करने वाला होता है और हर काम को वो बहुत अच्छे से करता है, सहयोग से करता है और उसको ये लगता है कि मैं हर काम को बहुत अच्छे से कर दूंगा। 4th है योग्य और आश्वस्त। इस तरह का जो व्यक्ति होता है कार्य निष्पादन के लिए योग्यता रखता है और उसे कार्य करने के प्रति बहुत रुचि रहती है। तो इस तरह से आज हम आज का यहीं पर समाप्त करते हैं लेक्चर और आप लोगों को धन्यवाद। आप लोग नोट करते रहिए, आगे का नेतृत्व का हम तीसरे भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।